वेल सीजन 4 की शुरुआत ही होती है अल्बेडो के साथ, जो कि आइंस के रूम में उसके बेड पे सो रही होती है और वो अपने आप से ही खुशी खुशी बात करती रहती है और कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि आइंस सामा किस टाइप का किंगडम बनाना चाहते हैं। वेल वो जैसा भी किंगडम बनाएंगे मैं तो उन्हें 100% सपोर्ट करने वाली हूँ। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि आइंस दूसरे रूम में होता है और वो अपने बेड पे लेट के एक बुक पढ़ रहा होता है। वो बुक पढ़ने के बाद वो उठ जाता है तो उसको उठता हुआ देख के उसकी मेड उससे कहती है कि लॉर्ड आइंस अब मेरा शिफ्ट यहाँ पे खत्म होता है, मैंने रात भर आपको देखा और आप अच्छे से सोए थे। वेल मैं अब मेरा शिफ्ट चेंज करूंगी। तो ये देखने के बाद आइंस अपने आप से कहता है कि मेरे जो ये मेड्स है ये लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है अपने साथ से। फिर उसके बाद वो अपने रूम से बाहर निकलता है और जो उसकी नई मेड रहती है वो आइंस को देती है एक चमचमाता कपड़ा जो कि एकदम गोल्ड का बना होता है और वो बोलती है कि आइंस सामा इस कपड़े में आप एकदम स्पेक्टेकुलर लग रहे हो। उसके बाद आइंस अपने प्लांट्स और एनिमल्स को थोड़ा बहुत खाना खिलाता है। फिर वहाँ पे अल्बेडो और उसके साथ एल्डर लिच आती है। फिर उसके बाद आइंस आराम से अपने थ्रोन पे बैठ के थोड़ा पेपर वर्क करता रहता है। तो वो अल्बेडो से पूछता है कि अल्बेडो हमारा किंगडम कैसा चल रहा है। तो अल्बेडो थोड़ा अपने किंगडम के बारे में बातें बताती है आइंस को। तो आइंस अल्बेडो को सिर्फ देखता रहता है। तो इस वक्त अल्बेडो आइंस से पूछते हैं कि आइंस सामा क्या हुआ। तो अल्बेडो बोलता है कि तुम्हारा जो हैप्पी एक्सप्रेशन है वो देख के तुम बहुत क्यूट लग रही हो। तो ये सुनने के बाद अल्बेडो तो प्यार में पागल हो जाती है आइंस की, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि अल्बेडो आइंस से बहुत प्यार करती है। तो वो एकदम ब्लश करने लगती है। फिर उसके बाद वहां से एल्डर लिच निकल लेती है और आइंस बैठ के नाजारिक के प्रपोजल्स पढ़ता है। फिर उसके बाद आइंस पहला प्रपोजल पढ़ता है जो कि बोला होता है कि इन लोग को एक स्कूल बनाना चाहिए बच्चे लोगों के लिए जहाँ पे बच्चे लोग पढ़ाई कर सके और उसके बाद ये लोग उनको चेक करेंगे और उनको स्काउट करेंगे कि उनमें से कौन सा बच्चा टैलेंटेड है और उसको ये लोग अपने किंगडम में यूज करेंगे। तो ये देखने के बाद अल्बेडो बोलती है कि ये किसने लिखा है, हमें ह्यूमंस के साथ बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन आइंस बोलता है कि ये बहुत अच्छा सजेशन है। फिर उसके बाद आइंस बोलता है कि जो भी औरतों के हस्बैंड्स खत्म हो गए हैं इस वॉर में हम लोग को उन्हें काम देना चाहिए। तो अल्बेडो तुम पेस्टोनिया और निग्रेडो को बाहर निकाल दो उनके होम अरेस्ट से। तो अल्बेडो बोलती है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि आपने इनको हाउस अरेस्ट में इसलिए रखा था क्योंकि इन लोगों ने आपकी बात नहीं मानी थी। तो आइंस बोलता है कि उनका टाइम अब खत्म हो चुका है, तुम्हें उन्हें हाउस अरेस्ट से बाहर निकाल देना चाहिए। फिर उसके बाद आइंस जब अगला प्रपोजल पढ़ता है तो वो होता है कि सब लोग को नाजारिक के अंदर एक यूनिफॉर्म पहनना चाहिए ताकि सब में यूनिटी दिखे। और ये सुन के अल्बेडो बोलते हैं ये किस बेहुदा इंसान ने ये लिखा है, ये कितना खराब है। और आइंस अपने मन में बोलता है कि अरे यार ये प्रपोजल तो मैंने ही लिखा था, चलो अच्छा है कि किसी को पता नहीं कि मैंने लिखा था। और तभी ही आइंस के रूम में औरा और मारे दोनों ही वहाँ पे आ जाते हैं। तो औरा और मारे वहाँ पे आने के बाद आइंस को ग्रीट करते हैं और फिर औरा अपना हाथ आगे करती है और बोलती है कि सर मुझे आपके गोद में ले लीजिए। तो आइंस औरा को अपने गोद में बैठाता है। इसके बाद आइंस मारे को भी अपने गोद में बैठाता है और ये देख के अल्बेडो पागल हो जाती है। वो बोलती है मुझे भी गोद में बैठना है आपके। लेकिन तभी आइंस बोलता है कि तुम तो अडल्ट हो चुकी हो लेकिन ये दोनों तो बच्चे हैं इसीलिए मैं इन्हें मेरे गोद में बैठा रहा हूँ। और फिर औरा और मारे आइंस से कहते हैं कि हम यहाँ पे बस इसलिए आए थे क्योंकि हमें आपकी बहुत याद आ रही थी। तो ये सुनने के बाद आइंस उन दोनों को शाबाशी देता है। उसके बाद आइंस मारे को बोलता है कि मारे तुम उठ जाओ, मुझे अल्बेडो को भी बैठाना पड़ेगा क्योंकि वरना वो बहुत उदास हो जाएगी। तो अल्बेडो खुशी खुशी आइंस के गोद में बैठ जाती है। फिर जैसे ही अल्बेडो आइंस के ऊपर बैठते तो आइंस अल्बेडो को स्मेल करता है और बोलता है कि अल्बेडो तुम में से तो बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। तो फिर अल्बेडो बोलती है कि अगर आपको मेरी स्मेल इतनी पसंद आ रही तो आप मुझे और स्मेल कर लीजिए। तो आइंस उसे और स्मेल करता है। तभी ही औरा आइंस की थोड़ी बेइज्जती करती है। उसके बाद औरा आइंस की गोद से उठ जाती है और आइंस अल्बेडो को भी बोलता है उठने के लिए, लेकिन अल्बेडो बोलती है कि नहीं मुझे थोड़ा टाइम और बैठना है। तो अल्बेडो हल्का सा टाइम और बैठती है आइंस की गोद में। तभी औरा अल्बेडो की बेइज्जती करती है, उससे कहती है कि हम तो लॉर्ड आइंस से बस इसलिए मिलने आए थे क्योंकि हमें उनकी याद आ रही थी, लेकिन तुम्हें तो यहाँ पे सिर्फ तभी आने का मौका मिलता है जब तुम्हें लॉर्ड आइंस के साथ कुछ काम हो, मतलब तुम सिर्फ काम करने के लिए यहाँ पे हो बस। और हम लोग का एक पर्सनल रिलेशनशिप है लॉर्ड आइंस के साथ। फिर ये सुनने के बाद औरा और अल्बेडो दोनों ही एक दूसरे को गुस्से में देखने लगते हैं। उसके बाद अल्बेडो आइंस से कहती है कि जो इनका इरेंटल वाला एरिया है जो इनके अंडर में है वहाँ पे ट्रेडिंग बहुत कम हो रही है और गुड्स बहुत कम हो गए हैं। इसका रीजन ये है कि जब से लॉर्ड आइंस ने वो एरिया को अपने अंडर में लेकर रखा तो वहाँ के लोग बहुत डर डर के जी रहे हैं और इसीलिए वो लोग अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो आइंस बोलता है कि तो क्या तुमने और डेम्यूज ने इसके ऊपर कुछ काम करना शुरू किया है। तो अल्बेडो बोलती है कि हाँ हमने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। फिर उसके बाद अल्बेडो आइंस से कहती है कि आइंस उसे परमिशन दे रिएस्टिस वाले एरिया में जाने के लिए और वहाँ पे थोड़ी छानबीन करने के लिए। तो पहले तो आइंस उसे मना करता है। वो बोलता है कि अल्बेडो तुम नाजारिक की एक रिप्रेजेंटेटिव हो तो तुम्हें छोड़ने के लिए तो मैं नहीं सोच रहा हूँ। लेकिन बाद में वो अल्बेडो की बातें सुन के उसे अप्रूवल दे देता है निकलने के लिए। हे अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि हम लोग 75,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने वाले हैं और अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हम पहुंच जाएंगे। तो कर दो ना सब्सक्राइब। फिर उसके बाद आइंस औरा और मारे उन दोनों से पूछता है कि तुम लोग मुझे तुम्हारा ओपिनियन दो कि हम लोग हमारे किंगडम को और अच्छा कैसे बना सकते हैं। तो औरा बोलती है कि हमें लड़कों को लड़कियों वाले कपड़े पहनने चाहिए और लड़कियों को लड़के वाले कपड़े पहनने चाहिए। ये सुनने के बाद आइंस वहां से चुपचाप निकल लेता है। उसके बाद आइंस मिलता है हुमुस्के से और उसको बोलता है कि हुमुस्के तुम ये डेथ नाइट के साथ क्या कर रहे हो। तो हुमुस्के बोलता है कि मैं इसके साथ प्रैक्टिस कर रहा था। फिर आइंस जाता है और मिलता है अपने पेंडोरास एक्टर के साथ और फिर पेंडोरास एक्टर आइंस के पास आके ठीक उसके बगल में बैठ जाता है और उसके बगल में बैठ के पेंडोरास एक्टर आइंस को बोलता है कि लॉर्ड आइंस मैं आपसे बहुत टाइम से नहीं मिला हूँ और मैं बहुत टाइम से मैजिक आइटम से दूर भी रहा हूँ, तो प्लीज मुझे मैजिकल आइटम से मिलने दीजिए। फिर उसके बाद आइंस पेंडोरास एक्टर को बोलता है कि तुम मेरे बेटे को जैसे हो और तुम मुझे अपना फादर बुला सकते हो और मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम इतने पागल होकर बातें मत करो, अपनी आवाज कम करो और नॉर्मल टोन में बात करो मुझसे। फिर उसके बाद पेंडोरास एक्टर को आइंस बोलता है कि भले ही तुम मुझे पापा बुला रहे हो लेकिन ये बात तुम्हें किसी और को नहीं बतानी चाहिए, ये सिर्फ तुम्हारे मेरे बीच में रहनी चाहिए। फिर उसके पेंडोरास एक्टर उससे पूछता है कि आप अपने किंगडम को कैसे रूल करना चाहते हो, क्या आप उनमें सबको नौकर बनना चाहते हो कि सबसे वॉर करना चाहते
चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो इस सॉर्सरर किंगडम में। तो फिर आइंस इसी के बारे में सोचता है और वो किंगडम के थ्रू वॉक करता रहता है। और जब आइंस ईरेंटल सिटी के थ्रू वॉक करता रहता है तब वो देखता है कि हर जगह उसके डेथ नाइट रहते हैं और वो लोग सिटी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। वो बोलता है कि यहाँ पे ह्यूमंस मुझे दिख ही नहीं रहे हैं। तो फिर उसकी मेड उससे कहती है कि ह्यूमंस यहाँ पे इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि वो लोग आपसे डर के छुप रहे हैं। और तभी आइंस देखता है कि उसके बगल में एडवेंचरस गिल्ड होता है। तो वो गिल्ड में जाता है और वहाँ की गिल्ड लेडी को बोलता है कि मुझे यहाँ के गिल्ड मास्टर से मिलना है और बात करना है, क्योंकि गिल्ड में मुझे बिल्कुल भी कोई भी कमीशंस दिख ही नहीं रहे हैं। तो वो बोलती है कि इसका रीजन ये है कि जब से आपने यहाँ पे कमांड लिया है तो बहुत सारे लोग तो यहाँ पे अटैक करना छोड़ ही दिए हैं। इसी वजह से बहुत सारे लोग डर डर के रहते हैं और बहुत सारे लोग कुछ तकलीफ कर ही नहीं रहे सिटी के अंदर। तो मोस्टली सारे के सारे मिशन सिटी के बाहर वाले मिशन होते हैं और वो मिशन बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। तो फिर जब आइंस गिल्ड मास्टर से मिलता है तो वो उससे कहता है कि मेरा मन ये है कि मुझे इस गिल्ड को अपने अंडर लेना है। और तभी ही आइंस गिल्ड मास्टर से पूछता है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारे जो गिल्ड के लोग हैं वो लोग कभी भी आर्मी के साथ काम क्यों नहीं करते हैं। तो गिल्ड मास्टर बोलता है कि जो गिल्ड के लोग होते हैं वो लोग सिर्फ नॉर्मल ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। वो लोग को मैंने वॉर के लिए कभी कुछ बोला ही नहीं है, वॉर में कभी नहीं घुसते वो लोग। उनका काम ये है कि उनको सिर्फ ह्यूमंस को बचाना है। तो आइंस बोलता है सिर्फ ह्यूमंस को बचाना है, तो तुम्हारा ये मतलब है कि तुम लोग डार्क एल्व्स या एल्व्स को नहीं बचाओगे। तो वो कहता है हाँ, एल्व्स और डार्क एल्व्स भी इंक्लूडेड है, लिजर्ड मैन, ओक्स और गॉब्लिन्स का क्या। तो वो बोलता है कि हम लोग इनको नहीं बचाते हैं क्योंकि ये लोग अजीब ही स्पीसीज है। फिर आइंस बोलता है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो तुम्हारे एडवेंचरर्स है वो लोग इस सिटी के बाहर निकले और वो लोग अननोन जगह पे जाके चीजों को डिस्कवर करें, क्योंकि डिस्कवरी से हमें नॉलेज मिलेगा और नॉलेज मिलने की वजह से हम लोग अपने एम्पायर को और एक्सपांड कर पाएंगे। फिर उसके बाद गिल्ड मास्टर बोलता है कि आप अपने एम्पायर को इसलिए एक्सपांड करना चाहते हो ताकि आप दूसरे कंट्रीज के ऊपर अटैक कर सको। तो आइंस बोलता है कि मैं इसका आंसर इस वक्त नहीं दे सकता हूँ। फिर उसके बाद आइंस उससे बोलता है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो एडवेंचरर्स है वो लोग प्रॉपर एडवेंचर करें, बाहर निकले, चीजों को डिस्कवर करें और अपने आप को स्ट्रेंथन करें। मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लो और ट्रू एडवेंचरर्स बन जाओ। तो फिर गिल्ड मास्टर बोलता है कि ठीक है, मैं आपके ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ। फिर उसके बाद आइंस गिल्ड से बाहर निकलता है और अपनी मेड को बोलता है कि फिफ्थ, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि जो भी मेरे नाजारिक के लोग हैं मैं उन सबसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उन सबको हर एक चीज देना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जो मेरे लोग अंडर काम करते हैं इस सिटी में, मैं उन लोग को भी एक प्रॉपर जिंदगी देना चाहता हूँ और मैं एक यूथोपिया बनाने वाला हूँ और मैं एक ऐसा वर्ल्ड बनाऊंगा जहाँ पे सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं लेकिन सारे के सारे रेस और स्पीसीज के लोग एक साथ खुशी खुशी रह सके। ये होगा सॉर्सरर किंगडम जिसे मैं रूल करूंगा। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि आइंस रात के समय अपने रूम में सो रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि उसे कैसा किंगडम बनाना चाहिए और उसे इस किंगडम को कैसे बड़ा करना चाहिए। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो प्रिंसेस होती है वो ऑर्फनेज में छोटे बच्चों के साथ बैठी होती है और उन्हें एक कहानी सुना रही होती है और वो उन्हें वो कहानी इतने अच्छे सुनाती है कि सारे के सारे बच्चों को वो कहानी बहुत पसंद आती है। उसके बाद वहां पे प्रिंसेस का बॉडीगार्ड आता है और आती है इविल आई। वो लोग वहां से प्रिंसेस को एस्कॉर्ट करके बाहर लेके जाते हैं और तभी इविल आई उससे पूछती है कि आप यहाँ पे ऑर्फनेज में क्यों आती हो बार बार। तो फिर प्रिंसेस कहती है कि ये ऑर्फनेज मैंने इसलिए बनाया है ताकि सारे के सारे ऑर्फन बच्चे यहाँ पे आए, अच्छे से पढ़ाई कर सके और फिर वो लोग खुद की ट्रेनिंग कर सके और ट्रेनिंग करके जो उनमें से अच्छे स्किलफुल बच्चे होंगे उन्हें हम अपने आर्मी में शामिल करेंगे। ये आइडिया था ब्रायन का और वो कहती है कि मुझे कभी भी किसी बच्चे को भी उदास देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और तभी हमें बॉडीगार्ड का फ्लैशबैक आता है जहाँ पे बॉडीगार्ड भी ऐसे ही ऑर्फन बच्चा बन के बैठा रहता है और प्रिंसेस आके उसका हेल्प करती है। फिर उसके बाद प्रिंसेस इविल आई से पूछती है कि तुम्हारा टैलेंट क्या है। तो इविल आई उसको बोलती है कि तुम मेरे जरा करीब आओ और उसके कान में जाके चिल्लाती है और बोलती है कि मैं अगर मेरा टैलेंट तुम्हें बता दूंगी तो तुम्हें मेरा वीकनेस पता चल जाएगा और मैं ये तुम्हें नहीं बताने वाली हूँ। ये सुनने के बाद प्रिंसेस जाती है और वो बॉडीगार्ड की गोद में लेट जाती है और बोलती है कि बॉडीगार्ड मुझे बचाओ इससे। उसके बाद बॉडीगार्ड बोलता है कि तुम्हारे बाकी दो साथियों का क्या हुआ। तो फिर इविल आई बताती है कि जब उनकी हार हो गई थी याल्डे बोर्ड के अगेंस्ट तो वो लोग ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे, तो हमने उन्हें वापस से रिवाइव किया और अभी वो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। और तभी वो बोलती है कि जो हमारी लीडर है उसका जो पावर है वो इतना खतरनाक है कि वो पूरे के पूरे वर्ल्ड को खत्म कर सकती है। और तभी वो कहती है कि लेकिन मोमोन जो है वो तो सबसे बेस्ट है, वो तो याल्डे बोर्ड को एक सेकंड में हरा देंगे और उसके साथ साथ वो सॉर्सरर किंग को भी हरा देंगे। ऐसा बोल के इविल आई मोमोन की फैन गर्ल करने लगती है। और तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये जो मोटा वाला प्रिंस होता है वो अपने सबऑर्डिनेट से बोलता है कि वो लोग उसके बड़े भाई को ढूंढे, लेकिन वो उसके सबऑर्डिनेट्स बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे दिन हो गए और अभी तक हमें आपके बड़े भाई का कुछ भी अता पता नहीं चला है। तो इसका रीजन ये होता है कि सीजन 3 के स्टार्टिंग में ही इसका बड़ा भाई खत्म हो गया रहता है। और फिर उसके बाद प्रिंसेस और प्रिंस दोनों ही एक दूसरे से बात करते हैं और प्रिंसेस उससे कहती है कि मैंने सुना है कि सॉर्सरर किंगडम से एक इंसान यहाँ पे आने वाले हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर तुम्हें उनके सामने अच्छा इंप्रेशन बनाना है तो तुम उन्हें जाओ और ग्रीट करो और उन्हें कुछ गिफ्ट दो। तभी ही प्रिंस का एक सबऑर्डिनेट वहाँ पे आता है और बोलता है कि सर सॉर्सरर किंगडम से कोई तो भी इंसान यहाँ पे हमसे मिलने आया है। तो प्रिंस जाता है उन्हें ग्रीट करने के लिए। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ब्रायन अपना प्रैक्टिस करता रहता है और वो गाजेफ के टीचर के साथ बैठा होता है और वो उनसे कहता है कि मैं अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं गाजेफ के लेवल पे आ सकूं। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि प्रिंस अपने आप को अपने आर्मर में कवर करके अपने घोड़ों के ऊपर बैठा रहता है और वो ग्रीट करने वाला होता है सॉर्सरर किंगडम के आए हुए रिप्रेजेंटेटिव को। और वो देखता है कि सामने से एक बहुत बड़ी आर्मी आती है जिसमें जलने वाले हॉर्स होते हैं और बहुत सारे अजीब अजीब टाइप के मॉन्स्टर्स होते हैं। और तभी ही सामने वाले आर्मी में से डेथ कैवलरी का एक बंदा यहाँ पे आता है और बोलता है कि हम लोग सॉर्सरर किंगडम से आए हैं और आपसे मिलने आए हैं यहाँ पे। तो प्रिंस बोलता है कि मैं यहाँ का प्रिंस हूँ और मैं ग्रीट करना चाहता हूँ आपके रिप्रेजेंटेटिव को। तो डेथ कैवलरी का बंदा बोलता है ओके, ऐसा बोल के वो निकल लेता है पीछे। और तभी ही इस चैरियट में से अल्बेडो निकलती है और उसके हाथ में एक अजीब सा स्टाफ होता है। वो स्टाफ को पकड़ के अल्बेडो अजीब सा स्माइल करती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे ये लोगों ने बहुत बड़ी पार्टी रखी होती है
अल्बेडो के आने की खुशी में। तो अल्बेडो इस पार्टी में जैसी ही एंट्री लेती है तो ये नोबल वाला बंदा अल्बेडो को देख के उसके प्यार में पागल हो जाता है, तो वो भाग के जाता है अल्बेडो के पास और अल्बेडो से बातें करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि इस बंदे का फादर उसके ऊपर बहुत भड़कता है, बोलता है कि तुमने ऐसा कैसे किया, तुमने सॉर्सरर किंगडम के रिप्रेजेंटेटिव से बात क्यों की और उसे तुमने पार्टी पे क्यों बुलाया है। तो ये बोलता है कि इसके लिए तो मैंने अपने किंगडम का ही अच्छा सोच के किया है, क्योंकि अगर मैं उसे पार्टी पे बुलाऊंगा और मैं उसे सेट कर लूंगा तो वो हमारे किंगडम की हेल्प करेंगे। फिर इसके फादर बोलते हैं कि हम लोग के पास तो इतना बड़ा जगह भी नहीं है पार्टी होल्ड करने के लिए। तो ये बोलता है कि उसका टेंशन आप मत लो, मेरी एक कॉमनर दोस्त है जो कि मेरे इंटरेस्ट में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है और वो मुझे उसका घर दे रही है इस पार्टी को होल्ड करने के लिए। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये नोबल बंदे ने, जिसका नाम फिलिप होता है, उसने पार्टी होल्ड की होती है इस येलो बाल वाली बंदी के घर में, और येलो बाल वाली बंदी उसके पास आती है और बोलती है कि आप बहुत अपसेट लग रहे हो। तो ये बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और येलो बाल वाली बंदी का नाम होता है हिल्मा। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि फिलिप अल्बेडो के साथ एंट्री लेता है इस पार्टी में और वो अल्बेडो का हाथ पकड़ के एंट्री लेता है अंदर, और वो अल्बेडो से पूछता है कि क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है। तो अल्बेडो बोलती है कि नहीं, मैं एकदम सिंगल हूँ। और ये सुनने के बाद फिलिप तो खुशी से पागल हो जाता है, और जैसे ही वो लोग एंट्री लेते हैं अंदर तो फिलिप अल्बेडो के कंधे पे अपना हाथ रख देता है, लेकिन अल्बेडो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती है। उसके बाद फिलिप जाता है और वो हिल्मा से बोलता है कि हिल्मा, अल्बेडो बोल रही है कि उसकी तबीयत सही नहीं लग रही तो उसे रेस्ट करना है थोड़ा। तो हिल्मा बोलती है कि ठीक है, मैं अल्बेडो को एक रेस्टिंग रूम में भेज देती हूँ। तभी फिलिप उससे बोलता है कि मैं अल्बेडो से शादी करना चाहता हूँ, तो तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ये सुन के हिल्मा एक अजीब सा एक्सप्रेशन बनाती है और वो फिलिप को ऐसे ही छोड़ के वहां से निकल देती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हिल्मा अल्बेडो को लेके जाती है एक रेस्टिंग रूम में, और उसी बीच में अल्बेडो बहुत गुस्से में रहती है। वो अपने कंधे को साफ करती है और बोलती है कि इस नॉर्मल ह्यूमन ने मुझे हाथ भी कैसे लगा दिया, ऐसा बोल के गुस्से में रहती है। तभी हिल्मा उससे बोलती है कि अगर आप चाहो तो हम दूसरे ह्यूमन को अरेंज कर सकते हैं हमारे इस काम के लिए, हम एक नया पपेट लेके आ सकते हैं। तो अल्बेडो बोलती है कि नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने पहले इसके ऊपर बहुत इन्वेस्ट कर दिया है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि अल्बेडो मिलती है प्रिंसेस से और प्रिंसेस को बोलती है प्रिंसेस तुमने बहुत अच्छा काम किया है और इसीलिए मैं तुम्हें ये रिवॉर्ड दे रही हूँ, और वो प्रिंसेस को एक मैजिकल क्यूब देती है। उसके बाद प्रिंसेस और अल्बेडो दोनों ही अपने लव इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। अल्बेडो बात करती है लॉर्ड आइंस के बारे में और प्रिंसेस बात करती है उसके बॉडीगार्ड के बारे में। तो इसका ये मतलब है कि प्रिंसेस और अल्बेडो दोनों ही एक तरह के लोग हैं और ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं, क्योंकि लड़कियां तो सेम टॉपिक पे बहुत बातें करती ही है, और अगर वो लव वाला टॉपिक हो तो हद से ज्यादा बातें करती है वो लोग। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे अल्बेडो अपना प्रिपरेशन करती रहती है रियस्टिस किंगडम में जाने के लिए। ये एक फ्लैशबैक होता है जहाँ पे अल्बेडो और आइंस एक दूसरे से बात करते रहते हैं। आइंस अल्बेडो से कहता है कि मैंने इतनी बड़ी आर्मी तुम्हारे लिए क्रिएट की है ताकि तुम सेफ रहो, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगे कि वहाँ पे कोई भी बंदा तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाला है या कोई स्पेशल टीयर का मैजिक यूज करने वाला है, जैसे कि वो तुम्हें ब्रेन वॉश कर सके, तो तुम्हें वहां से भाग लेना है। और तुम्हारे पास ये जो मैंने स्टाफ दिया है, ये स्टाफ तुम तो अपने आप से दूर मत करना, क्योंकि ये स्टाफ सारे के सारे मैजिक को डिस्पेल करता है। फिर आइंस अल्बेडो से बोलता है क्या तुम्हारे पास टेलीपोर्टेशन करने के लिए कोई मैजिक आइटम है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो अगर एनिमी तुम पे अटैक किया तो वो सबसे पहले टेलीपोर्टेशन ब्लॉक कर सकते हैं। इस तरह से आइंस असल में अल्बेडो के लिए बहुत चिंतित रहता है। ये देख के अल्बेडो बोलती है कि आपको मेरी इतनी चिंता हो रही है लॉर्ड आइंस, मैं तो कितनी खुश हो गई हूँ। उसके बाद आइंस अल्बेडो से कहता है कि तुम एक और ध्यान रखना कि तुम्हें कोई बीमारी भी नहीं पकड़े, क्योंकि तुम किंगडम से पहली बार अकेले इतना दूर जा रही हो तो मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मैं जानता हूँ कि तुम पहले ही सारी की सारी बीमारियों से इम्यून हो, लेकिन कोई अननोन बीमारी आ गई तो तुम्हें वो पकड़ सकती है। तो अल्बेडो उससे कहती है कि लॉर्ड आइंस, इसका मेरे पास एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन ये है कि अगर आप मुझे किस दे दो तो सारी की सारी बीमारी मुझसे दूर हो जाएगी, क्योंकि किस करने से हमारे डीएनए एक्टिवेट होते हैं और हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ जाता है। और ऐसा बोल के अल्बेडो आइंस को किस करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन आइंस थोड़ा पीछे होता है, लेकिन आके आइंस भी अल्बेडो को किस कर देता है। इस वक्त आइंस अल्बेडो को उसके चीक पे किस करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें लिप्स पे किस नहीं कर सका, लेकिन चीक पे करना भी इंपॉर्टेंट ही था मेरे हिसाब से। तो ये देख के अल्बेडो खुशी से रोने लगती है। वो बोलती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप मुझे किस करेंगे। तो फिर आइंस अल्बेडो को शांत करने के लिए उसे पकड़ता है और गले लगा लेता है। तो इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि आइंस फाइनली अल्बेडो के प्यार में पागल हो रहा है। उसके बाद अल्बेडो आइंस को बाय करती है और वो अपने रथ में बैठ के वहां से निकल लेती है। तभी अल्बेडो के जाने के बाद आइंस अपनी मेड को बोलता है कि तुमने यहाँ पे जो भी देखा उस सबको भूल जाना और किसी को भी ये बात मत बताना। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बहुत सारे हाई लेवल के लोग जो कि एक टाइप के सॉर्सरर्स होते हैं, वो लोग अपनी एक राउंड टेबल होल्ड करके रखते हैं और वहां पे मीटिंग करते हैं। वो लोग बात करते हैं आइंस के बारे में और रियस्टिस किंगडम के बारे में। वो लोग बोलते हैं कि ये आइंस उल गून नाम के बंदे ने रियस्टिस किंगडम को अपने अंडर में कर लिया है। तो इस वक्त ये एक अनडेड इंसान वो एरिया पे राज कर रहा है और हमें नहीं पता है कि ये वो एरिया को कैसे आगे बढ़ाने वाला है। क्या वो इंसानों के ऊपर जुल्म करने वाला है, उनके ऊपर बहुत सारे क्राइम करेगा, ये क्या करेगा हमें नहीं पता है। तो हमें इसके लिए कोई ना कोई काउंटर मेजर लेना चाहिए अपने किंगडम को और अपने ह्यूमंस को बचाने के लिए, क्योंकि हमें तो अनडेड के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और तभी वो लोग बोलते हैं कि ये आइंस उल गून ने जब अटैक किया था रियस्टिस किंगडम के ऊपर, तो उसने एक ही अटैक में 1,30,000 सोल्जर्स को खत्म कर दिया था। और उसके साथ साथ उसने एक ऐसा अटैक किया था जो देख के हमारी सुप्रीम एस्ट्रोलॉजर भी टेंशन में आ गई थी। और उसके साथ ही साथ उस अटैक में बहुत सारे कम से कम 500 डेथ नाइट्स थे, और एक डेथ नाइट को मारना भी इम्पॉसिबल है हम नॉर्मल ह्यूमंस के लिए। लेकिन हमारे टीम के जो दो गॉड किन सोल्जर्स है वो लोग ऐसा कर सकते हैं। और ये गॉड किन सोल्जर्स वही होते हैं जिनको ये लोगों ने सीजन 2 के स्टार्टिंग में दिखाया होता है। वो ब्लैक एंड व्हाइट बाल वाली बंदी होती है उसमें से एक। तो अब मुझे लगता है कि ये सीजन में हम लोग को फाइनली मालूम पड़ा कि ये गॉड किन सोल्जर्स कौन है और ये लोग क्या क्या कर सकते हैं और कितना ही स्ट्रॉन्ग है ये लोग। फिर उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि ये यही गॉड किन सोल्जर ने वो वैम्पायर को वहां पे रोक के रखा था। यहाँ पे ये लोग शेल्टर की बात करते हैं। फिर ये लोग बोलते हैं कि ये बात अजीब नहीं है कि रियस्टिस किंगडम में रिसेंटली बहुत सारे अननोन
अननोन स्ट्रॉन्ग फोज आ रहे हैं, जैसे कि वो वैम्पायर हो गई, उसके बाद वो याल्डेबुड नाम का डेविल आ गया था, उसके बाद ये आइंजोल गून आ गया है और अभी वो मोमोन करके बंदा भी वहां पे है। तो इसमें से एक बंदा बोलता है कि शायद ये चारों लोग मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन तभी दूसरा बंदा बोलता है कि मैं इसको थोड़ा डिफिकल्ट मानता हूँ, क्योंकि जो मोमोन नाम का बंदा है जो एक एडवेंचरर है, उसने आके वो वैम्पायर को भी हरा दिया था और उसने याल्डेबुड को भी हरा दिया था और अभी वो आइंजोल गून के अंडर काम कर रहा है। तो ये बात बहुत ही अनलाइकली है कि वो चारों लोग मिलकर साथ में काम कर रहे हैं। फिर ये लोग बोलते हैं कि जो बहामुद किंगडम का जो एम्परर है उसने भी ये आइंजोल गून के साथ अलायंस क्रिएट कर दिया है। इसका ये मतलब है कि क्या वो हम लोग को धोखा दे रहा है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो बहामुद किंगडम का किंग होता है वो अपने आप में ही पागल हो रहा होता है। वो बोलता है कि ये सब वो आइंजोल गून की वजह से हो रहा है। ऐसा बोल के वो अपने सर पे हाथ रखता है तो उसके बाल झड़ने लगते हैं। तभी उसका एक सबऑर्डिनेट वहां पे आता है और बोलता है कि सर क्या हुआ। तो किंग बोलता है कि मेरे किंगडम के सारे सोल्जर्स रिजाइन कर रहे हैं क्योंकि वो लोग डर रहे हैं आइंजोल गून से। उनको लगता है कि वो लोग आइंजोल गून के सामने कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये एम्परर का सबऑर्डिनेट उससे कहता है कि सर मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ कि आपने जिन लोगों के साथ मीटिंग फिक्स करने की कोशिश की थी वो लोगों ने आपके साथ मीटिंग करने का वादा कर लिया है। तो ये सुनने के बाद ये येलो बाल वाला किंग बोलता है कि ठीक है, तो अभी मेरे को ये मीटिंग कुछ इस तरह से करनी पड़ेगी ताकि मैं उनसे मैजिकल आइटम्स ले सकूं और ये आइंजोल गून को हरा सकूं। लेकिन मुझे ये चीज को अपने एम्पायर में नहीं करना है, थोड़ा दूर करना है ताकि उसको मेरे ऊपर डाउट नहीं गिरे। तो मैं एक मिडिल ग्राउंड देखने वाला हूँ। ऐसा बोल के हमें वो दिखाते हैं कि अगले सीन में वो अपने दोनों सबऑर्डिनेट्स के साथ जा रहा होता है उस मिडिल ग्राउंड पे। तो जब वो अपने चैरिट में बैठा होता है तो वो अपने दोनों ही सोल्जर्स को बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि जो ये सिल्वर विंग वाले लोग हैं जो कि एडमेंटाइट क्लास के बंदे हैं, ये लोग मेरे बॉडीगार्ड बने और ये लोग ऐसा करे कि मेरी बातें कोई भी सुन ना पाए वहां पे और ये लोग मुझे डिफेंड करे सारे के सारे ओपोनेंट से। तो इसके सोल्जर्स बोलते हैं कि सर ऐसा करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन वो लोग ट्राई तो करेंगे। तभी हमारा किंग उनसे बोलता है कि क्या मैं 2 मिनट के लिए कंप्लेन कर सकता हूँ और अपना कैरेक्टर छोड़ सकता हूँ प्लीज। तो लोग बोलते हैं ठीक है सर आप ऐसा कर सकते हो। तभी ये किंग अपना आपा खो देता है और वो बोलता है कि यार मैं क्या करूँ, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं मेरे किंगडम में ठीक से था, ये आइंजोल गून नाम का मॉन्स्टर पता नहीं कहां से आ गया यार, इसने मेरे पूरे किंगडम की वाट लगा दी है, मेरे सोल्जर्स मेरे छोड़ रहे हैं, मेरा जो अपना सबसे लॉयल सबऑर्डिनेट था फ्रूडल वो मैजिशियन वो मेज ने भी मेरे किंगडम को छोड़ दिया है। वो बुढ़ऊ भी इतना स्ट्रॉन्ग था, उसके पास इतना मैजिकल पावर था लेकिन उसने मुझे बिट्रे कर दिया ये आइंजोल गून के लिए। ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, मैं एक नॉर्मल सा किंग हूँ, मैं अपनी जिंदगी नॉर्मल जीना चाहता था लेकिन ये सब हो रहा है और मुझे दिमाग नहीं चल रहा है मेरा। ऐसा बोल के वो रोने जैसा हो जाता है इन लोग के सामने। लेकिन ये वापस से देखता है कि इसके बाल झड़ रहे होते हैं। तो इसका यही मतलब है कि ये किंग ये सीजन के एंड के पहले तक तो टकला होने ही वाला है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं ये वो कोलोसियम के पास पहुंच जाता है जहाँ पे इसने मीटिंग सेट की होती है। तो यहाँ पे सिल्वर विंग वाले लोग भी बैठे रहते हैं। तो ये लोग बोलते हैं कि योर हाइनेस हम लोग आपके बॉडीगार्ड रहेंगे और हम लोग है एडमेंटाइट क्लास के बंदे। ये लोग एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद ये किंग वीआईपी रूम में घुसता है और वहाँ पे वेट करता है उसके मीटिंग वाले लोगों के आने का। ये बोलता है कि सिल्वर विंग वाले लोग तुम लोग ये रूम के बाहर खड़े रहो और ध्यान दो कि कोई भी बंदा आके मेरे पे अटैक ना करे। तो वो लोग रूम के बाहर खड़े हो जाते हैं। तभी वो लोग बोलते हैं कि सर आपके मीटिंग वाले लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पे एंट्री होती है उन दोनों सॉर्सरर्स की जो लोग वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में होते हैं। यहाँ पे उनमें से 2 सॉर्सरर्स होते हैं और इनके 4 सबऑर्डिनेट्स होते हैं। तो ये लोग यहाँ पे आके किंग के साथ बैठते हैं और बैठते ही ये लोग किंग को सबसे पहले एक चिट्ठी पकड़ा देते हैं। तो किंग जैसे ही चिट्ठी पढ़ता है तो वो अपने सबऑर्डिनेट से एक और चिट्ठी मांगता है और वो इस चिट्ठी का रिप्लाई करता है। तभी अनाउंसर बोलता है कि हमारे पास एक वीआईपी आए हुए हैं और जो कि है वो हमारे किंगडम के किंग। तो ये किंग यहाँ पे खड़ा होता है, वो बॉक्स पे आता है और सबके सामने हाई करता है। हाई करके जैसे ही नीचे बैठ जाता है और अनाउंसर बोलता है कि अभी फाइट होने वाली है वॉरियर किंग की और उसके साथ आने वाले हैं उसको हराने के लिए एकदम खतरनाक इंसान। तो किंग से ये बंदी पूछती है कि तो ये बताओ ये खतरनाक इंसान कौन है। तो किंग बोलता है मुझे खुद को नहीं पता, ये लोगों ने इस चीज को छुपा के रखा है। तभी अनाउंसर बोलता है कि ये खतरनाक इंसान कोई और नहीं है, ये तो एक इंसान भी नहीं है, ये है सॉर्सरर किंगडम के वन एंड ओनली आइंजोल गून। ये सुनने के बाद येलो बाल वाले किंग की हवा टाइट हो जाती है। वो समझ जाता है कि उसका प्लान चौपट हो चुका है। वो आइंजोल गून को हराने के लिए इन लोग के साथ एक अलायंस बना चाहता था और इसीलिए वो अपने किंगडम से इतना दूर आया था। लेकिन यहाँ पे आइंस पहले ही आ चुका है। वो बोलता है कि शायद आइंस को इसके बारे में पहले से ही पता था और आइंस का नाम सुन के ये बाकी सारे के सारे प्रीस्ट यहाँ से खड़े होते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन आइंस तभी फ्लोट करके किंग के सामने आके खड़ा हो जाता है और बोलता है ओए किंग बहुत टाइम हो गया हमें मिले, तो कैसा है तू। तो किंग बोलता है कि मैं तो एकदम ठीक हूँ सर, आप बताइए आप कैसे हो। तो आइंस बोलता है मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे साथ वाले ये लोग कौन है। तो फिर इसमें से एक बंदा बोलता है कि हम लोग तो बस ऐसे ही नॉर्मल से लोग हैं, हम आपको हमारा इंट्रोडक्शन देते थे लेकिन अभी हमें बहुत इंपॉर्टेंट काम आया तो हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो ऐसा बोल के वो लोग वहां से निकल लेते हैं। तो आइंस भी किंग को बोलता है कि चलो अब तुम मेरा फाइट देखो। ऐसा बोल के आइंस निकल लेता है अपना फाइट करने के लिए। और तभी ये सब प्रीस्ट निकलने के पहले किंग को बोलते हैं कि हम समझ गए कि तुमने हमें यहाँ पे आके फंसा दिया था, तुम चाहते थे कि आइंजोल गून हमें आके खत्म कर दे, है ना, और तुमने तो पहले ही इस किंगडम से हाथ मिला चुके हो तो तुम हम यहाँ पे खत्म करने के लिए आए थे। वेल किंग तुम समझ लो कि अब तुम्हारा किंगडम गया और हम तुम्हारे किंगडम का साथ छोड़ रहे हैं। ऐसा बोल के वो लोग गुस्से में वहां से निकल लेते हैं। और तभी ये येलो बाल वाला किंग बोलता है कि बाप रे आइंजोल गून ने मुझे फिर से हरा दिया, मेरे को नहीं समझ आ रहा है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। ये बंदा हमेशा मुझसे 2-3 कदम आगे ही रहता है। और तभी वहां पे वॉरियर किंग आता है। तो किंग जोर से चिल्ला के बोलता है कि वॉरियर किंग तुम्हें जीतना ही होगा। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं जब ये आइंस अल्बेडो को बाय करता है तो वो अपने रास्ते पे निकल लेता है। वो सोचता है कि मुझे मेरे वर्ल्ड डोमिनेशन वाले आइडिया के लिए बारे में क्या करना चाहिए। वेल ये मेरा आइडिया तो नहीं है लेकिन ये अल्बेडो और डेम्यूज का आइडिया है, तो मुझे उनके आइडिया को तोड़ना नहीं है, तो मुझे इसके बारे में कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। ऐसा बोल के वो अपने रास्ते चलता रहता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि आइंस असल में गिल्ड मास्टर के साथ घूम रहा होता है
है एक नई सिटी में, और ये सिटी कोई नई सिटी नहीं होती है, ये होती है येलो बाल वाले किंग की सिटी। तो यहाँ पे आइंस बोलता है कि हाँ हम लोग येलो बाल वाले किंग की सिटी में है। तो गिल्ड मास्टर बोलता है कि सर लेकिन हमने तो कोई बॉर्डर क्रॉस किया ही नहीं। तो आइंस बोलता है कि हम लोग असल में पीछे के रास्ते से आए थे। तो ये सुन के गिल्ड मास्टर थोड़ा टेंशन में आ जाता है। वो बोलता है कि सर ये तो एक क्राइम है। तो आइंस बोलता है तुम टेंशन मत, यहाँ का जो किंग है ना वो मेरा दोस्त है, तो उसका टेंशन मत लो। फिर ये सब सुनने के बाद आइंस इससे पूछता है कि बताओ मुझे गिल्ड मास्टर, मुझे क्या करना चाहिए कि हमारे कंट्री में बहुत सारे एडवेंचरर्स आए, मैं तुम्हें इस सिटी में इसलिए लेके आया हूँ ताकि तुम मेरा हेल्प करो यहाँ के एडवेंचरर्स को अपने सिटी में लेके आने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे सिटी में बहुत सारे एडवेंचरर्स रहे। तो गिल्ड मास्टर इससे बोलता है कि सर आपको एक काम करना चाहिए, यहाँ पे पास में ही एक कोलोसियम है, वहाँ पे जाके आपको फाइट करना चाहिए वहाँ के सबसे इंपॉर्टेंट बंदे के साथ, जो कि है वॉरियर किंग। और वॉरियर किंग मेरे पहचान का ही है, और उसको जिसने वॉरियर किंग को जिसने टॉप पे पहुंचाया है वो मेरे पहचान का बंदा है। तो मैं आपकी फाइट उसके साथ सेट करा सकता हूँ, क्योंकि अगर आप एक बार फाइट जीत गए तो लोग आपकी बात मानेंगे, क्योंकि इस वर्ल्ड में पावर ही सब कुछ होता है। तो आइंस बोलता है कि चलो ठीक है, तुम मुझे पहले ये वॉरियर किंग के जो सीनियर है उससे मिलाओ। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि गिल्ड मास्टर वॉरियर किंग के मास्टर के घर में जाता है, उनसे अपॉइंटमेंट सेट करता है और आइंस को बोलता है कि उसने हमें कल का अपॉइंटमेंट दिया है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि आइंस गिल्ड मास्टर को बोलता है कि आज के लिए तुम घर पे जाओ, मुझे इस सिटी में और थोड़ा काम है और कल हम जाके वॉरियर किंग के मास्टर से बात करेंगे। फिर हमें दिखाते हैं कि आइंस जाता है और वो मिलता है उसी सॉर्सरर से जिसका नाम होता है फ्रूडिल, और इस सॉर्सरर ने असल में किंग को धोखा दिया रहता है। तो आइंस इससे पूछता है कि तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है, जरा मुझे बताओ कि किंगडम के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो फुरियर उसको सब कुछ बताता है। फिर आइंस उसको बोलता है चलो तुमने बहुत अच्छा काम किया मेरे लिए, इसीलिए मैं तुम्हें रिवॉर्ड देता हूँ। तो आइंस उसको एक डेथ वाला बुक देता है। ये बुक देख के फुरियर खुशी से पागल हो जाता है, लेकिन फुरियर बोलता है कि सर मैं इस बुक को पढ़ नहीं सकता हूँ। तो आइंस बोलता है कि अच्छा एक मिनट रुको। ऐसा बोल के आइंस एक मैजिकल चश्मा फुरियर को देता है। फुरियर वो चश्मा जैसे ही पहनता है तो वो इस बुक की सारी चीजें पढ़ पाता है, और सारी चीजें पढ़ने के बाद फुरियर बोलता है ये बुक तो इनक्रेडिबल है, मैं ये बुक को हमेशा से चाहता था, और ये बुक पढ़ने के बाद मुझे तो बहुत नॉलेज मिलने वाला है, तो थैंक यू सो मच। ये सुनने के बाद आइंस उसको बोलता है अच्छा ठीक है चल बुढ़ऊ, मेरा चश्मा मुझे वापस से दे दे भाई, ये चश्मा मेरे पास एक ही है। तो फुरियर बोलता है कि नहीं, अगर ये चश्मा मैंने आपको दे दिया तो मैं क्या करूंगा। तो आइंस बोलता है कि तुम्हें अगर अच्छा सॉर्सरर बनना है तो तुम्हें ये बुक के सारे टेक्स्ट को खुद ही डिसाइफर करना पड़ेगा और खुद से इसे ट्रांसलेट करके पढ़ना पड़ेगा, तो ही तुम ऐसा कर पाओगे। तो फुरियर बेचारा बुढ़ऊ रहता है, तो वो आइंस की बात मान लेता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि आइंस जाता है और वो वॉरियर किंग के मास्टर से मिलता है। वहां जाके वो वॉरियर किंग के मास्टर से मिलने के बाद उसको बोलता है कि आपके पास तो बहुत सारे अच्छे वेपन्स हैं। वेल मैं आपसे यहाँ पे सिर्फ इसलिए बात करने आया था क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मेरा फाइट कराओ इस कोलोसियम में, और वो भी वॉरियर किंग से फाइट कराओ, क्योंकि वॉरियर किंग एक बहुत ही खतरनाक आदमी है, मैंने सुना है। तो वॉरियर किंग का मास्टर बोलता है ठीक है सर, मैं आपकी फाइट तो उससे करा सकता हूँ, लेकिन आप उससे खुद क्यों फाइट करना चाहते हो। तो आइंस बोलता है कि इसका मेरा अपने मोटिव्स है, मैं बस उससे फाइट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही वादा करता हूँ कि इस फाइट में अगर मुझे कुछ होगा तो मेरे किंगडम के लोग तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे, इस बात का तुम टेंशन मत लो। तो मास्टर बोलता है कि ठीक है ये चलेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ रूल्स है, आप अपना सारा का सारा मैजिक नहीं यूज कर सकते हो, आपको आपके मैजिक को होल्ड करना पड़ेगा और आपको एज अ वॉरियर फाइट करना पड़ेगा। तो आइंस बोलता है कि ठीक है मुझे तुम्हारी सारी की सारी शर्तें मंजूर है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि वॉरियर किंग का मास्टर जाके वॉरियर किंग से बात करता है, बोलता है कि तुम्हारा जो फाइटर है वो है आइंस ज़ोलगुन, तो तुम्हें पता ही है कि तुम ऑलमोस्ट हार ही जाओगे उनके अगेंस्ट, तो तुम्हें कैसा लग रहा है। तो वॉरियर किंग बोलता है कि मुझे तो ठीक ही लग रहा है, क्योंकि ये फाइट बहुत लेजेंडरी होने वाली है, और थैंक यू सो मच मुझे इस लेवल तक पहुंचाने के लिए। ऐसा बोल के वॉरियर किंग निकलता है अपना वेपन लेके अखाड़े में। फिर वॉरियर किंग के सामने खड़ा होता है आइंस ज़ोलगुन। आइंस ज़ोलगुन वॉरियर किंग से मिलने के बाद बोलता है कि हेलो वॉरियर किंग, मैं जानता हूँ कि तुम एक और हो, और मेरा नाम है द सुप्रीम सॉर्सरर आइंस ज़ोलगुन। तो ये सुनने के बाद वॉरियर किंग उसे अपना नाम बताता है और बोलता है कि आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। तो आइंस उससे बोलता है कि तुम मेरा बड़ा नाम सुन के हंसे क्यों नहीं, क्योंकि तुम्हारा काइंड तो मेरे बड़े नाम सुन के हंसता है। तो वॉरियर किंग उसको बोलता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे आपका बड़ा नाम सुन के बिल्कुल भी हंसी नहीं आई, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान हो। तो आइंस बोलता है कि चलो तुम तो एक अच्छे इंसान हो और मुझे तुम पसंद आ गए हो, तो अगर ये फाइट में जीत गया तो तुम मेरे अंडर काम करोगे। तो वॉरियर किंग उसको बोलता है कि डेफिनेटली मैं आपके अंडर काम करूंगा, लेकिन अगर मैं ये फाइट जीत गया तो क्या तुम मुझे तुम्हारी डेड बॉडी को खाने दोगे। तो आइंस बोलता है कि ठीक है, लेकिन तुम मेरी डेड बॉडी क्यों खाना चाहते हो। तो वॉरियर किंग बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी डेड बॉडी खाऊंगा तो मेरे पास ये एबिलिटी है कि मैं जिसको भी खा लेता हूँ मुझे उसकी स्ट्रेंथ मिल जाती है, तो मैं और पावरफुल बन जाऊंगा। तो आइंस बोलता है कि ठीक है मुझे चलेगा। उसके बाद वॉरियर किंग और आइंस दोनों ही आगे बढ़ते हैं और अपने से हाथ मिला के इस फाइट को स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही फाइट स्टार्ट होता है तो आइंस उसको बोलता है कि मैं जब तुम्हें खत्म कर दूंगा इस फाइट में तो मैं तुम्हें वापस से रट्टा करके मेरे आर्मी में ज्वाइन करवा दूंगा। इसके बाद फाइट स्टार्ट होता है और जैसे ही फाइट स्टार्ट होता है वैसे ही हमारा येलो बाल वाला किंग बोलता है वॉरियर किंग इसे हरा दो। तो आइंस बोलता है अरे साले तू तो मेरे टीम में था, तू और मैं सेम कंपनी के हैं, तो तू ऐसा क्यों कर रहा है। यहाँ पे असल में आइंस को एम्परर के बारे में पता ही नहीं रहता कि एम्परर यहाँ पे क्यों आया होता है। ये तो एक कोइंसिडेंस था कि आइंस भी यहाँ पे उसी वक्त आया रहता है और एम्परर के साथ रहता है, और एम्परर को लगता है कि आइंस को एम्परर के प्लान के बारे में पता रहता है, इसीलिए वो हक देता है। उसके बाद वॉरियर किंग आइंस के ऊपर अटैक करता है और आइंस उसका अटैक डॉज कर देता है। उसके बाद आइंस वॉरियर किंग के वेपन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वॉरियर किंग नेक्स्ट अटैक करता है आइंस के ऊपर और आइंस उड़ के दूर गिरता है, और तभी ही वॉरियर किंग कांपने लगता है। तो आइंस उसको बोलता है कि जैसे ही तुम मेरे बॉडी के कांटेक्ट में आए थे तो मेरे बॉडी की एबिलिटी तुम्हारे ऊपर एक्टिवेट हो गई थी, जिस वजह से तुम अब स्लो हो गए हो और वीक भी हो गए हो, लेकिन ये कोई पॉइजन नहीं है तो तुम इससे खत्म नहीं हो गए, मैंने तुम पे कोई मैजिक यूज नहीं किया है, ये मेरी बॉडी तो ये माना खुद ही एमिट करती है। फिर उसके बाद आइंस निकालता है मोमोन का वेपन और बोलता है कि मैं यहाँ पे एक एक वेपन फटाफट चेंज करूंगा। ऐसा बोल के वो वॉरियर किंग के ऊपर जंप मारता है और उसको वो वेपन भोग देता है। तो वॉरियर किंग अपना रिजनरेशन वाला एबिलिटी यूज करता है और खुद को ठीक करने की कोशिश करता है। उसके बाद आइंस वॉरियर किंग को बोलता है कि तुम्हारे पास तो फायर से प्रोटेक्शन भी है, तो वॉरियर मैं
तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करता हूँ अभी। तो वॉरियर किंग अपना हेलमेट निकालता है और उसके नीचे एक बैड एस दिखने वाला ओर्ग होता है। फिर इसके बाद वॉरियर किंग अपनी सारी की सारी एबिलिटीज को एक साथ यूज करता है और आइंस के ऊपर अटैक करता है। वो आइंस को धड़ाधड़ मारता है लेकिन आइंस को कुछ नहीं होता है। मीनवाइल हमारा एम्परर वॉरियर किंग के लिए चेयर कर देता है, बोलता है वॉरियर किंग उसको हरा दो, उसको हरा दो। तो आइंस बोलता है अरे यार ये बंदा मेरा एलाय है और ये वॉरियर किंग को चेयर कर रहा है, ह्यूमंस बहुत ही बेकार है इस वर्ल्ड के। ऐसा बोल के आइंस जाता है वॉरियर किंग के पास और वो अपना हाथ उसके बॉडी के ऊपर घुमाता है और वो एक हल्का सा मैजिक यूज करता है वॉरियर किंग के ऊपर और इस अटैक की वजह से वॉरियर किंग की पूरी बॉडी एकदम थक जाती है। तो वॉरियर किंग अपना आर्मर निकालता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हें बगैर आर्मर के अटैक करूंगा। लेकिन तभी वॉरियर किंग आइंस को बोलता है कि तुम मुझे ये बताओ क्या मैं सही में बहुत वीक हूँ। तो आइंस बोलता है कि देखो मैं तो तुम्हारे सामने जीतने वाला था, ये बात तो तुम्हें पता ही थी। तो वॉरियर किंग बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुमने तुम्हारा 1% पावर मेरे अगेंस्ट यूज नहीं किया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर तुम मुझे खत्म करने ही वाले हो तो मैं तुम तुम्हारा सारा का सारा पावर एक साथ यूज करो मेरे अगेंस्ट और मुझे खत्म करो। तो आइंस बोलता है ठीक है। ऐसा बोल के आइंस अपने सारे के सारे रिस्ट्रिक्शंस निकालता है और वो आराम से चल के जाता है वॉरियर किंग के पास और उसको अपना वेपन भोग देता है। जैसे ही वो वेपन भोगता है तो वॉरियर किंग ऑन द स्पॉट वहां पे खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद आइंस अपने सामने एक माइक को क्रिएट करता है और वो माइक में बोलता है कि तुम सारे के सारे लोग, मैं यहाँ पे बस इसलिए आया था ताकि मैं तुम लोग को मेरे कंट्री में लेके जा सकूं और तुम लोग को वहां पे एडवेंचरर बना सकूं। तो तुम में से जो भी बंदा एक एडवेंचरर है वो मेरे कंट्री में आने के लिए रेडी हो जाओ। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बोलता हूँ तुम मेरे कंट्री में आओगे तो तुम लोग मजे से रहोगे और अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे कंट्री में आने के बाद खत्म हो सकते हो तो तुम ये देखो। ऐसा बोल के वो वॉरियर किंग को वापस से जिंदा कर देता है और बोलता है कि मेरे कंट्री में कोई भी इंसान खत्म नहीं होने वाला है क्योंकि मैं किसी को भी मार के जिंदा कर सकता हूँ और किसी भी खत्म हुए इंसान को भी जिंदा कर सकता हूँ, तो उसका टेंशन तुम मत लो। उसके बाद वॉरियर किंग को जिंदा करने के बाद आइंस वहां से उड़ के जाता है और किंग से बात करता है। उसके बाद वो किंग को बोलता है कि किंग चलो ये फाइट तो बहुत अच्छा था, मैं तो नसीब से जीत गया। ऐसा बोल के आइंस वहां से निकलने की कोशिश करता है लेकिन तभी किंग उसको रोक देता है और बोलता है कि सर आप मेरे कंट्री को अपने अंडर में ले लो और उसे अपना एक वेसल बना दो। ये सुन के आइंस थोड़ा शॉक हो जाता है। वो बोलता है अरे तुम क्या बोल रहे हो? तो वो बोलता है कि नहीं मैं सच बोल रहा हूँ। यहाँ पे असल में इस एम्परर की फटी हुई रहती है, वो टेंशन में रहता है कि मैं क्या बोलूँ इसे। उसे लगता है कि आइंस को उसके प्लान के बारे में पता चल गया और आइंस उसे खत्म करने वाला है। तो आइंस बोलता है कि ठीक है तुमने ये जो मुझे प्रपोजल दिया ये तुम मुझे राइटिंग में दो तो मैं इसके बारे में सोचूंगा। ऐसा बोल के आइंस वहां से निकल लेता है। उसके बाद ये किंग अपने दोनों के दोनों सबऑर्डिनेट से बोलता है कि आइंस बहुत ज्यादा ही पावरफुल है और मैंने उसे हराने का होप छोड़ दिया है। मैं बस ये चाहता हूँ कि वो मुझे अपने अंडर में ले ले और बस जिंदा रखे। ऐसा बोल के वो बोलता है कि मैं कोशिश करूंगा उसको ये दिखाने का कि मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ और मेरा जिंदा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे किंगडम के लिए। वेल यहाँ पे मैं हार मान लेता हूँ। ऐसा बोल के वो वहां से निकल लेता है। फिर इसके बाद क्या होता है वो जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि इसका नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ और इस एपिसोड में मैंने ये 4th सीजन के पहले के 4 एपिसोड कवर कर लिए हैं। वेल आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। अगर आपको वीडियो मजा आया तो प्लीज लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को और कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। वेल मेरा नाम है सासबट और बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।